आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीपीएससी का फर्जी परीक्षार्थियों पर बड़ा एक्शन। इससे जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अगले 5 साल तक नहीं दे सकेंगे परीक्षा। फर्जीवाड़ा करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है बीपीएससी ने 20 अभ्यर्थियों के खिलाफ यह कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर तो न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी और इसका एक बड़ा असर हुआ है। आप देख पाएंगे बीपीएससी का फर्जी परीक्षार्थियों पर बड़ा एक्शन। अगले 5 साल तक के लिए परीक्षा से वंचित रह सकेंगे। फर्जीवाड़ा करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बीपीएससी ने 20 अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की है। लखीसराय में पुलिस ने गेसिंग के धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसमें नकद पैसे के साथ मोबाइल और कई कागजात बरामद किए गए हैं। पुलिस को धड़ल्ले से गेसिंग का धंधा चलने की शिकायत मिली थी और इसे लेकर एसपी के निर्देश पर एएसपी रोशन कुमार ने एसएसबी जवानों के साथ नगर थाने से महज कुछ ही दूरी पर छापेमारी की, जिसमें धंधेबाज अमित कुमार और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर किया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में गेसिंग के धंधे में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया। राजधानी पटना में 20 अक्टूबर को एक होटल में महिला कांस्टेबल की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने फरार आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। महिला के पति आरोपी गजेंद्र यादव ने जहानाबाद में सरेंडर किया था। इसके बाद पुलिस उसे लेकर पटना पहुंची। पुलिस की लंबी पूछताछ में पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है और आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पिछले कुछ साल से महिला कांस्टेबल शुभा कुमारी का पति से अनबन चल रहा था और पति गजेंद्र के कहने पर वो 19 अक्टूबर को पटना के मीनाक्षी होटल पहुंची थी, जहां 20 अक्टूबर को गजेंद्र ने होटल में जाकर पत्नी की हत्या की और फरार हो गया। हत्या की इस घटना से पहले गजेंद्र ने 2 अवैध कट्टे खरीदे थे। जो अभियुक्त था उसने 2 हथियार अपने एंड से इकट्ठे किए थे, दोनों खरीदे थे और वो इस मोटिव से आया था कि लड़ाई होती है तो इस बार मैं उसको मार दूंगा। उसके मन में विद टाइम ये भी संदेह आ गया था कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो हो सकता है कि ये मुझे मार दे। तो दोनों हथियार लेकर वो 19 तारीख को यहाँ आता है। 19 तारीख की रात में दोनों की बातचीत होती है और 19 तारीख को उसको बुलाता है। 20 तारीख की सुबह वो आती है, दोनों की बातचीत होती है, दोबारा लड़ाई होती है और आक्रोश में आकर वो हथियार का प्रयोग करते हुए महिला को मार देते हैं। ये पूरा बयान उसने स्वीकार किया है और अभी वो लोग अरेस्ट हो चुका है। इधर गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के साथ 2 शातिर तस्करों को पकड़ा है, जो उत्तर प्रदेश से बाइक की डिक्की और शरीर में कपड़े के अंदर छिपाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। ये कार्रवाई कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेकपोस्ट के पास की है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान गोपालगंज के विशंभरपुर निवासी राजेश कुमार और सुनील कुमार गुप्ता के रूप में की गई। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गाड़ी जांच के दौरान पुलिस को ये कामयाबी मिली। जो है वो जब्त हुआ है, तो एक में जो था वो जो बैठा था वो आदमी अपने शरीर में सेलो टेप के मदद से 20 बोतल जो है वो 375 ml का रॉयल एस्टेट शराब जो होता है वो देह में चिपकाए हुए था और एक गाड़ी में जो है वो 60 पीस बंटी बबली देसी शराब जो है वो मिला है। कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी है। और बगहा से खबर, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर एक गैंडे को रिहायशी इलाके में घूमते देखा गया और इसके बाद वाल्मीकि नगर के बिसाह में अफरा तफरी मची है। वन प्रमंडल 2 के जटाशंकर के जंगल से भटककर एक गैंडा बिसहा गांव के सरेह में पहुंच गया था। उसे देखते ही खेत में काम कर रहे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। वनकर्मियों की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और भटके गैंडे को खदेड़कर जंगल में वापस भेजा। इधर वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र से सटे ई टाइप कॉलोनी में भी गैंडे की चहलकदमी देखने को मिल रही है। इसके बाद वनकर्मियों को अलर्ट किया गया है। वर्तमान में वीटीआर में 2 गैंडे और 1 बच्चा मौजूद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल नालंदा के हिलसा दौरे पर जाएंगे। उसे लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। हिलसा के मई गांव में कल मुख्यमंत्री सरदार पटेल कॉलेज के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल 4 बजे का उनका प्रोग्राम है। 4 बजे आएंगे यहाँ पर और पटेल जी के मूर्ति को अनावरण करेंगे। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का भी वो उद्घाटन करेंगे और उसके साथ साइंस ब्लॉक बनना है उसका वो शिलान्यास करेंगे। एक कार्यक्रम है।
बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का बनाने का काम शुरू हो गया। निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने आर्किटेक्ट और रेलवे के अधिकारियों के साथ पूरी प्लानिंग पर चर्चा की, प्रेजेंटेशन दिया और इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह शामिल रहे। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का भवन 5 मंजिला होगा। वहीं स्टेशन परिसर में आवासीय भवन के साथ ही बड़ा मॉल बनेगा। अगले 27 महीने स्टेशन के काम को पूरा करना है, लेकिन निर्माण कंपनी अगर इसे 21 महीने में पूरा करती है तो केंद्र सरकार इस कंपनी को 10 करोड़ का बोनस देगी। G+4 बनेगा और कुल मिला जुला कर इसके निर्माण में ध्यान रखा गया है कि आज जो हमारी आबादी है और अगले 40 साल में जो हमारे यहाँ की आबादी होगी तो उसको भी ध्यान में रख के यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। और यहाँ मल्टी बिल्डिंग भी इसका बनेगा, जो गाड़ियों को मल्टी पार्किंग भी बनने वाला है और जनरल पार्किंग भी बनेगा। और इस काम को पूरा करना है 27 महीने में, लेकिन अभी 21 महीने में पूरा कर देते हैं तो रेलवे ने इनको 10 करोड़ का अलग से एक प्रकार से कहिए कि इनाम देने की भी घोषणा कर दी है। बेतिया में किसान की बेटी जब ऑफिसर बनकर गांव लौटी तो सारा गांव स्वागत के लिए पैदल ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। यूपीएससी की परीक्षा पास कर एसडीएम बनी बेतिया की बेटी मंगला कुमारी का नरकटियागंज स्टेशन पर बैंड बाजों से स्वागत हुआ। सैकड़ों की संख्या में नरकटियागंज स्टेशन पहुंचे ग्रामीणों ने ट्रेन से उतरते ही मंगला को फूलों से लाद दिया। सभी के चेहरे पर इस बात की खुशी थी कि हमारी गांव की बिटिया एसडीएम बन गई है। मंगला कुमारी बेतिया के लौरिया प्रखंड के दानियाल परसौना पंचायत के सुवरछाप गांव के एक छोटे से किसान विधाकांत पांडे की बेटी है। मंगला दिल्ली में रहकर तैयारी कर रही थी। बेटी एसडीएम भइल, हर माता पिता सहयोग करी, सबकर बेटा बेटी एसडीएम बन सकती, आगे बढ़ सकती है, हौसला बढ़ावे के चाहिए। कितने दिन तैयारी कर रही थी? 4-5 साल से। बेटा मैं कोनो फर्क आज तक ना समझने हम तो यह कहब कि ये बिहार के जितना भी माता पिता बा सब अपना बेटी पर के हौसला अफजाई करे कि बेटी आगे बढ़े। आज हमार बेटी बनल, कल सबके बेटी बनो, यह कामना करतनी हम सब अपना बेटी के पर ध्यान दे और सब अपना बेटी के आगे बढ़ाओ। बिहार पुलिस में अब महिलाएं नक्सलियों और उग्रवादियों से लोहा लेंगी। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने बताया कि एटीएस और एसटीएफ में महिलाओं की भर्ती की जाएगी। नारी शक्ति पुरुष सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करेंगी। कि अब सोशल मीडिया में हमको 30 आदमी चाहिए, सब लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद में हम लोग सूटेबिलिटी देखते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया में, साइबर में, इन्वेस्टिगेशन में, इंटेलिजेंस में या ऑपरेशन में लोगों को रखते हैं। एसटीएफ में और एटीएस में, जो कि मुख्य रूप से सशस्त्र बल का और गंभीर अभियानों का संचालन करते हैं, उसमें भी महिला कर्मियों की, महिला पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और शीघ्र ही उसमें भी महिलाएं आएंगी। उनकी सूटेबिलिटी, उनकी स्वेच्छा, उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की अध्यक्षता में बैठक हुई और आज सांसद प्रिंस राज की अध्यक्षता में दलित सेना की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद प्रिंस राज ने कहा कि बिहार में हुए जाति आधारित गणना की रिपोर्ट गलत जारी किए गए हैं, इसके खिलाफ उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। वहीं चिराग पासवान के हाजीपुर से चुनाव लड़ने पर बोलते हुए कहा कि देश स्वतंत्र है, कोई कहीं से भी लड़ सकता है। हाजीपुर सीट के लिए अभी भी चाचा भतीजे में जो खिंचातानी है वो नजर आ रही है, क्या लगता है हाजीपुर सीट किसकी होगी? नहीं, देखिए, स्वतंत्र भारत है। आप हाजीपुर के आप कहीं भी कोई भी आप सीट ले लें, किसी भी सीट पे, चाहे विधानसभा हो कि मेयर का चुनाव हो कि राष्ट्रपति का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, एक से 10 उम्मीदवार होते हैं। स्वतंत्र भारत है और सभी नागरिकों को आजादी है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी बात से सहमत हूँ कि स्वतंत्र भारत है, लेकिन दोनों एक ही दल के हिस्सा है, दोनों एनडीए के हैं और दोनों को हाजीपुर चाहिए। नहीं, देखिए, कौन दल के हिस्सा है नहीं है वो तो वो लोग बताएंगे, उनकी क्या राय है। लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी
मजबूती के साथ एनडीए के साथ थी, है और एनडीए के साथ हमेशा रहेगी। तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर ने जुबानी हमला बोला। तेजस्वी के जापान दौरे पर निशाना साधते हुए पीके ने कहा कि वे जापान दौरे पर जाएं या अंटार्कटिका, दिख जाएगा आने वाले कुछ महीनों में बिहार को क्या फायदा हुआ, गरीब जनता के टैक्स के पैसों का क्या हुआ। तेजस्वी जी जापान जाएं या अंटार्कटिका चले जाएं, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से लाकर कुछ करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके माँ और बाबूजी यहाँ 15 साल शासन में रहे, तब तो ना कोई जापान से आया ना जर्मनी से आया। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल समर्थन है। लेकिन जब जापान आप घूमने गए हैं, आकि जापान से कुछ बिहार के लिए लाने गए हैं, वो तो जब वो जापान से लौटेंगे और आने वाले महीनों में ही दिखेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि इस गरीब जनता के टैक्स का पैसा का और मिट्टी पलीद हुआ और आटा गीला हुआ। और पीके के बयान पर आरजेडी की ओर से पलटवार किया गया। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं कि प्रशांत किशोर एजेंट की भाषा बोलते हैं, उन्हें राजनीतिक बयान देने का हक नहीं। मील का पत्थर साबित होगा और इससे बिहार विकास की श्रेणी में, पर्यटन के क्षेत्र में अव्वल नंबर पर आ जाएगा। इसी कारण से उनको बेचैनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर जी, आप तो पीआर एजेंसी चलाते हैं, आपको राजनीतिक रूप से और राजनीतिक बातें जो करते हैं उसमें कहीं ना कहीं पीआर एजेंसी वाली ही भाषा होती है। और मुजफ्फरपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने भगवान के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का दिमाग खराब हो गया, आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में होने वाली रैली को लेकर विवेक ठाकुर ने कहा कि उस दिन की रैली ऐतिहासिक होगी, विपक्ष मेंटली डिस्टर्ब है। आने वाले समय में क्या है कि एक तरह से कहिए कि विपक्ष मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है। अब उसमें समझ में नहीं आ रहा है, ध्येय उन लोग का एक है कि कैसे रोको नरेंद्र मोदी को। अब कैसे रोको में समझ में नहीं आ रहा। कभी सनातन धर्म पे प्रहार करो, कभी हमस के साथ खड़ा रहो, कभी क्या करो। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है और जनता एकदम परे हटकर इन लोग से सोच रही है और वो राष्ट्र हित में सोच रही है। कहाँ देश सुरक्षित है, ये बड़ा स्पष्ट है। और बिहार की जनता विशेष करके देखिएगा, जो रिजल्ट देने जा रहा है वो आगाज होगा 25 के भी परिवर्तन का। पूर्णिया के चंपानगर में तनाव के बाद माहौल अब शांत है। पुलिस दोनों पक्षों की तरफ से दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है और आज प्रशासन की तरफ से हिंसाग्रस्त इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ विवादास्पद लिखने से तनाव की स्थिति बन गई थी। हालांकि फिलहाल माहौल शांत है। पुलिस ने एक पक्ष से 26 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, वहीं दूसरे पक्ष से कुछ लोगों पर मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मुख्य आरोपी फैजान मुर्तजा को गिरफ्तार किया गया। वहीं पूरे मामले में थाना प्रभारी के लापरवाही की जांच हो रही है। कॉलेज में पढ़ने वाले 2 बच्चों के द्वारा इजराइल समस्या को लेकर के कुछ विवादित पोस्ट किया गया था, जिसको लेकर के 2 बच्चे आपस में लड़े। बाद में ये घटना बढ़ी गई तो दोनों समुदाय के कुछ लोग आपस में भिड़ गए, जिन्हें समझा बुझा करके, जिसमें हल्की झड़प हुई, समझा बुझा करके दोनों को अलग कर दिया गया। जिसमें विवादित पोस्ट लगाया गया था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। माहौल अभी शांत है, विधि व्यवस्था की ऐसी कोई समस्या नहीं है। उसमें एफआईआर वगैरह भी होता है? हाँ, एफआईआर हो रहा है और कार्रवाई की जा रही है दोनों पक्षों से। सिवान के डीआरसीसी भवन के कर्मी लगातार 21वें दिन भी हड़ताल पर बैठे हैं। वेतन नहीं मिलने से इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दीपावली और छठ पूजा कैसे मनेगी, इस बात की चिंता कर्मियों को सताने लगी है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सिंगल विंडो ऑपरेटर बिहार विकास मिशन के उदासीन रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे डीआरसीसी के कर्मी से बात की हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने। सिवान में डीआरसीसी के कर्मचारी लगातार 21वें दिन भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वो कर्मी हैं जो आज 21वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। विभाग के खिलाफ इन्होंने अपना लगातार 21वें दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वही नारेबाजी भी कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगे हैं और आखिर नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? सर, हम लोग का 5 संघ के तरफ से 5 मांग रखा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण जो है चौधरी कमेटी जो
माननीय मुख्यमंत्री साहब का ही चौधरी कमेटी जो बनाया गया था उसमें हम लोग का अनुशंसा कर दिया गया है, लेकिन विभाग द्वारा लागू नहीं किया जा रहा, जिसमें हम लोग का उसमें सारा छुट्टी का प्रावधान है, समायोजन सेवा विस्तार का ये है जिसमें 60 वर्ष तक है। हाँ, एक वो मांगूंगा चौधरी कमेटी। फिर मानदेय का जो है कि हम लोग का इतना दूर 300-400 किलोमीटर दूर है, तो मानदेय में कम से कम मिनिमम 10,000 का बढ़ोतरी किया जाए। ये तो सर 21 दिनों तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, सरकार के कान में जू तक नहीं देंगे सर। कैसे मनिए दीपावली छठ होगा? बहुत कष्ट है सर, कैसे मनाएंगे? यहीं बैठ के मनाएंगे। क्या नाम है आपका? रविशेखर देव नाम है मेरा, यहाँ के जिला। आप देख सकते हैं विभिन्न कई तरह की लोग मांगे हैं, संविदा कर्मी को पार्लियामेंट करो, आप देख सकते हैं हमारी ना ये पूरी करो, महंगाई भत्ता, और DRCC के लोग कर्मी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन लोगों का पर्व जो अधूरा रहेगा ही रहेगा, और इनकी आवाज को सरकार कब तक सुनती है या विभाग कब तक ध्यान देता है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। पटना में 100 रुपए के करीब प्याज मिल रहे हैं। बढ़ते प्याज के दाम को देखते हुए विस्कोमान के आधे दाम पर प्याज बेचने का विस्कोमान ने फैसला लिया। कम दाम पर प्याज लेने के लिए विस्कोमान के नीचे लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। विस्कोमान के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह का कहना है कि पहले भी इस तरीके से उन लोगों ने प्याज लोगों के लिए उपलब्ध कराए हैं। प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, चना दाल के दाम से भी लोग परेशान हैं, और ऐसे में लंबी कतारें आपको नजर आ रही होगी विस्कोमान के नीचे। यहाँ देखिए, सभी लोग यहाँ जो खरीदारी करने आए हैं वो प्याज और चना दाल की खरीदारी करने आए हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप जाएंगे तो चना दाल और प्याज के दाम रुला रहे हैं। प्याज के दाम लगभग 100 के करीब पहुंचने वाले हैं, चना दाल 100 के पार है, लेकिन बिस्कोमान में कम रेट में प्याज और चना दाल दोनों मिल रहा है। यही वजह है कि महिला और पुरुषों की जो लंबी लाइन्स हैं वो यहाँ नजर आ रही है, और सभी लोग यहाँ खरीदारी करने यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। क्या खरीदने आई? प्याज खरीदने आया, चना का दाल। बाहर महंगा है? बहुत महंगा है, 70 रुपए किलो है। यहाँ तो 25 रुपए किलो, इसलिए हम आधा घंटा से लाइन में लगे हुए हैं। सर, मार्केट से आधे से भी कम दाम में यहाँ मिल रहे हैं चने दाल और प्याज। देखिए, स्वाभाविक है कि जो बिस्कोमान में जो भी प्याज है या दाल है, आपको चना दाल 60 रुपए प्रति किलो के दर पर बिक्री की जा रही है, और प्याज हम यहाँ पे 25 रुपए प्रति किलो के दर पर बेच रहे हैं। बाजार में क्या मूल्य है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बिस्कोमान 25 रुपया प्रति किलो के दर पर ही प्याज की बिक्री करेगा, 60 रुपया प्रति किलो के दर पर ही चना दाल की बिक्री करेगा। इसके लिए बिस्कोमान प्रबंधन पूरी व्यवस्था कर चुका है, और आप देख रहे होंगे कि प्रतिदिन यहाँ पर 1 ट्रक प्याज आएगा, और जैसे जैसे डिमांड और भीड़ बढ़ता जाएगा यहाँ पर और भी अतिरिक्त प्याज मंगवाने का कार्रवाई की जा रही है। दाल मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है, जिसको जितना दाल चाहिए उतना मिलेगा। और आप देख भी रहे होंगे, यही नहीं, पूरे पटना में 20 चिन्हित स्थानों पर हम टेम्पो पर और जो पिकअप वैन होता है उस पर भी प्याज की बिक्री करा रहे हैं। जैसे सुबह में इको पार्क है, संजय जैविक उद्यान है, उसके सामने में शाम 3 बजे के बाद बहुत ज्यादा क्राउड रहता है मेरीन ड्राइव के पास, वहाँ भी हम भेज करके प्याज की बिक्री करते हैं। तो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो जरूरतें हैं वो पूरी होंगी, जितनी जरूरत है प्याज और दाल की वो मिल जाएंगी। बाहर 70 रुपए 80 रुपए प्याज के जो दाम है, लेकिन यहाँ पे बिस्कोमान में सिर्फ 25 रुपए किलो प्याज, 60 रुपए किलो दाल मिल रहे हैं। यही वजह है कि लंबी कतारें बिस्कोमान के नीचे नजर आ रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना।